और एक एनर्जी मिनरल के बारे में पढ़ते हैं, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम रिजर्व मैंने कहा जहां पे भी मरीन ट्रांसग्रेशन हुआ है, राइट, वहां पे पेट्रोलियम मिलता है। इसके अलावा यानी कि कहीं पे भी पेट्रोलियम मिलता है, यानी कि वहां पे सेडिमेंट्री बेसिन होना जरूरी है। सेडिमेंट्री बेसिन में ही पेट्रोलियम रिजर्व हमें मिलता है, राइट। हमारे चार इंपॉर्टेंट रीजन है हमारे पेट्रोलियम के, राइट। सौराष्ट्र रीजन, गुजरात राजस्थान रीजन, अपर आसाम रीजन, शिलोंग सेल्फ, कटक सेल्फ, राइट, यहाँ पे, और केजी बेसिन यानी कावेरी गोदावरी बेसिन। ये चार हमारे अभी के यानी लेटेस्ट और पेट्रोलियम के रिजर्व। माइंस के बारे में हम देखें तो आसाम में दिग्बोई रीजन में सबसे पहली हमारी माइनिंग वहां पे स्टार्ट हुई। दिग्बोई, नाहरकटिया, सिपसानगर, डिब्रूगढ़, इस रीजन में पेट्रोलियम क्रूड ऑयल की वहां पे एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हुआ। उसकी रिफाइनरी वहां पे बनाएगी दिग्बोई, नूनमट्टी, बरूनी, वनगाईगांव, यहाँ पे सारी उनकी वो पेट्रोलियम की रिफाइनरीज हैं। गुजरात में ऑनशोर खेड़ा और महसाणा में पेट्रोलियम मिलता है, और ऑफशोर में गांधार फील्ड और आलिया बेट यानी नर्मदा नदी का जो माउथ है वहां पे बेट है, एक आइलैंड है आलिया बेट, वहां पे पेट्रोलियम मिला है। गुजरात में पेट्रोलियम रिफाइनरीज, ये पब्लिक सेक्टर रिफाइनरीज की बात कर रही हूँ, साणंद रिफाइनरी, हजीरा, कोयली, ये सारी रिफाइनरीज। उसके बाद राजस्थान के बाड़मेर रीजन में जो प्राइवेट कंपनी केन्स यहाँ पे जो है ऑयल का एक्सट्रैक्शन कर रही है। उसके बाद महाराष्ट्र रीजन में जो बॉम्बे हाई रीजन कहते हैं, ऑफशोर रीजन में पेट्रोलियम मिलता है, उस फील्ड को हम नीलम फील्ड कहते हैं, राइट। उसके बाद और एक फील्ड है साउथ बेसिन फील्ड। नीलम फील्ड से साउथ बेसिन फील्ड ज्यादा बड़ा और रिजर्व है, राइट, लेकिन नीलम ऑयल फील्ड को बॉम्बे हाई रीजन कहते हैं। केजी बेसिन यानी गोदावरी कावेरी रीजन, रवा ऑयल फील्ड है वहां पे, जहां पे रिलायंस और निको दोनों मिलकर वहां पे ऑयल का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, राइट, वहां पे गैस भी मिला है। ऑफशोर कावेरी बेसिन में नरीमनन ऑयल फील्ड भी पाया गया है। नया एक्सट्रैक्शन क्या स्टार्ट हुआ है 2002 में, केन एनर्जी कंपनी ने राजस्थान के बाड़मेर रीजन को ऑयल फील्ड वहां पे उसने एक्वायर किया और वहां पे उसको ऑयल मिला। लेकिन ये जो बाड़मेर से मिलने वाला जो ऑयल है वो काफी वैक्सी है, उसको डिफिकल्ट है ट्रांसपोर्ट करना, और बाड़मेर जो है पोर्ट से, इंडिया के किसी पोर्ट से बहुत ही दूर है। इसलिए केन ने डिसाइड किया है कि वो एक हीटेड पाइपलाइन बनाएगा अप टू सलाया रीजन, ताकि वो जो भी एक्सट्रैक्शन उसका ऑयल का हो उसे एक्सपोर्ट कर पाए। रिलायंस भी अभी आज के स्टेज में कृष्णा गोदावरी बेसिन से ऑयल एक्सप्लोरेशन करी, वहां पे उसको गैस भी मिला है। अब हम चलते हैं रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज में। रिफाइनिंग इंडस्ट्री इंडिया की जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है उसमें से एक है, यानी हमारी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है, राइट। इंडिया भले ही हमारी जो क्रूड ऑयल की डिमांड है वो हम इंपोर्ट से करते हैं, लेकिन हमारा जो रिफाइनरी का प्रोडक्शन है वो सरप्लस है, राइट, इसीलिए हम रिफाइनरी के प्रोडक्शन का एक्सपोर्ट कर पाते हैं। इंडिया की फर्स्ट रिफाइनरी दिग्बोई आसाम में बनी थी, उसके बाद सेकंड तारापुर 1944 में बनी थी। इंडिया, मैंने कहा कि रिफाइनरी जो प्रोडक्ट्स आउटपुट होता है उसका 10% हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं? कोल एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये 8 हमारी इंडिया की इकोनॉमी की 8 कोर इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ने तय की है। रिफाइनरीज के बारे में देखें तो पब्लिक सेक्टर में 17 हमारी पब्लिक सेक्टर एजेंसी या पब्लिक सेक्टर यूनिट है जो रिफाइनिंग का काम करते हैं। इसके अलावा 3 प्राइवेट और 2 ज्वाइंट वेंचर्स इंडिया में आज एग्जिस्ट करते हैं। 17 पब्लिक सेक्टर यूनिट, यहाँ पे अलग अलग 17 जगह पे हमारी पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है वो रिफाइनिंग प्रोसेस करती है। उसमें ज्यादातर फेमस है ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, राइट, ओएनजीसी, इस ज्यादा फेमस हमारी ऑयल रिफाइनिंग, ऑयल मार्केटिंग हमारी कंपनीज हैं, पीएसयू एजेंसीज। प्राइवेट में रिलायंस जो जामनगर एरिया में रिफाइनिंग करती है, जामनगर में रिलायंस की जो रिफाइनरी तो एशियाज लार्जेस्ट रिफाइनरी। उसके बाद यमन पांडिचेरी में भी रिलायंस की रिफाइनरी है। जामनगर गुजरात में रिलायंस की रिफाइनरी, उसके नजदीक ही एसआर की भी रिफाइनरी है गुजरात में। उसके बाद केन जो है वो आंध्र प्रदेश के अमलापुरम में भी एक उसकी ऑयल रिफाइनरी है। ज्वाइंट वेंचर भारत पेट्रोलियम एंड ओमान कंट्री, उसके गवर्नमेंट के साथ ज्वाइंट वेंचर में एमपीए बीना में हमारी एक ऑयल रिफाइनरी है। उसके बाद बठिंडा में एचपीसीएल और मित्तल इंडस्ट्रीज, उनके ज्वाइंट वेंचर से एक रिफाइनरी है। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, इंडियाज रिफाइनिंग कैपेसिटी एक्सीड्स द डिमांड, राइट, हम सरप्लस प्रोडक्शन करते हैं। इंडिया हैज ओनली 3 प्राइवेट सेक्टर रिफाइनरीज, राइट, रिलायंस, केन एंड एसआर। बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट।
इकोनॉमिक सर्वे ने हमारे कुछ रिफाइनरी के बिजनेस या इस फील्ड के बारे में कुछ कहा है। हमारे ज्यादातर ऑयल फील्ड्स जो है वो एजिंग होने जा रहे हैं, यानी कि वो एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं, उनमें और ज्यादा रिजर्व बचा नहीं है, राइट। एक्सेप्ट जो केसी बेसिन से नया मिला है और बाड़मेर के राजस्थान रीजन में जो मिला है, उसके अलावा सारे हमारे ऑयल फील्ड जो है एग्जॉस्ट होते रहे। उसके बाद दिग्बोई रिफाइनरी की बात करें तो हमारी सबसे पहली रिफाइनरी वहां पे थी, लेकिन आज उसका आउटपुट वर्ल्ड में सबसे कम हो गया है। उसका रीजन उसके पास फाइनेंस नहीं है। पहले तो इस आसाम रीजन में से ऑयल मिलना ही बहुत ही कम हो गया है, राइट। फाइनेंस के इश्यूज, मैन पावर की शॉर्टेज, राइट। अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी भी आउटडेटेड हो चुकी है और इसकी वजह से दिग्बोई रिफाइनरी जो है उसको ऐसा कहा जाता है कि बंद कर देने की जरूरत है, राइट। इसके अलावा यहाँ पे बंद, ब्लॉकेड, इन्वायरमेंटल इश्यूज, ये सारे इश्यूज भी वहां पे चलते रहते हैं। अब हम चलते हैं नेचुरल गैस के बारे में। नेचुरल गैस जो है वो भी सेडिमेंट्री बेसिन में ही मिलता है, जिस बेसिन में से पेट्रोलियम मिलता है। तो इसीलिए गैस कई बार पेट्रोलियम यानी क्रूड ऑयल के साथ में भी मिलता है, या फिर नेचुरल गैस के अपने इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट रिजर्व भी हो सकता है। नेचुरल गैस में सबसे ज्यादा प्रिडोमिनेंट कोई गैस होता है वो मीथेन, और मीथेन होता है वो हमारी हवा या हमारी एयर से भी ज्यादा लाइटर होता है और टॉक्सिक गैस होता है, और इसीलिए उसके यूजेज के लिए या उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें एयर टाइट पाइपलाइंस या ट्रक्स की जरूरत होती है, और इसकी वजह से नेचुरल गैस का यूजेज थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। एक और चीज नेचुरल गैस में होती है कि पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल जितनी जगह जितनी वेट में लेता है उससे 4 टाइम्स स्पेस नेचुरल गैस लेता है सेम यूनिट में। इंडिया में जो भी नेचुरल गैस पाया जाता है सारा पेट्रोलियम के साथ में ही पाया जाता है। इंडिया में कोई भी ऐसा गैस का रिजर्व नहीं है जो इंडिविजुअल गैस का फील्ड हो, राइट। यानी सारे नेचुरल गैस के रिजर्व पेट्रोलियम फील्ड के साथ ही पाए जाएंगे हमारे पास। लेकिन जितना भी क्रूड ऑयल के साथ हमें नेचुरल गैस मिलता है हमारे इनफ नहीं है, हम इसके लिए हमें इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। कई बार जितना भी हमें नेचुरल गैस मिलता है उसे हमें क्रूड ऑयल के एक्सट्रैक्शन में भी यूज करना पड़ता है, ताकि नेचुरल गैस को री इंजेक्ट अगर पेट्रोलियम वेल में किया जाए तो उसे प्रेशर बढ़ेगा और पेट्रोलियम जो है ऊपर आ जाए। तो ऐसी क्रूड ऑयल के एक्सट्रैक्शन में भी नेचुरल गैस का यूज करना पड़ता है। हमारे यहाँ इंडिया में क्रूड ऑयल के साथ में जो नेचुरल गैस मिलता है तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन नेचुरल गैस का इंडिया में बॉम्बे हाई में होता है, उसके बाद गुजरात में, फिर आसाम, केजी बेसिन और कावेरी बेसिन में से मिलता है। लेकिन जैसे हमने कहा हमारी डिमांड को हमारा जो भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन वो मैच नहीं कर पाता और हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। इंडिया का मोर देन 80% नेचुरल गैस का इंपोर्ट हम कतार से करते हैं, और इसके बाद इजिप्ट, ओमन, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरेबिया से करते हैं, राइट। ये टेबल आप याद रखिए। मोर देन 80% का मतलब ये नहीं कि वर्ल्ड का मोर देन 80% रिजर्व कतार में। इंडिया का जो इंपोर्ट है वो मोर देन 80% हम कतार से करते हैं। एलएनजी टर्मिनल्स यानी कि नेचुरल गैस को मैंने बताया कि उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करने के लिए, राइट, हमें पाइपलाइन की जरूरत पड़ती है, एयर टाइट हमें ट्रक्स की जरूरत पड़ी। प्लस नेचुरल गैस जो है बहुत ही ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मोर देन 4 टाइम्स देन द पेट्रोलियम एंड क्रूड ऑयल। तो उससे क्या होगा कि अगर किसी ओमान या किसी कंट्री से इंडिया को अगर नेचुरल गैस का सप्लाई करना है, राइट, तो अगर गैसियस फॉर्म में ही करेगा तो बहुत ही बड़ी स्पेस नेचुरल गैस जो है वो ऑक्यूपाई करेगा और हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा। इसीलिए वर्ल्ड में जब भी नेचुरल गैस का सप्लाई, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट कुछ भी होता है तब नेचुरल गैस को लिक्विफाइड किया जाता है, यानी जो भी एक्सपोर्टिंग कंट्री होती है उसके पोर्ट पे गैसिफिकेशन प्लांट होते हैं, वहां पे हमारे नेचुरल गैस का लिक्विडिफिकेशन करते हैं, उसे एलएनजी बनाते हैं और उसके बाद उसका फिर ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। और फिर जो भी इंपोर्टिंग कंट्रीज होती है वहां पे भी इस तरीके के एलएनजी टर्मिनल होते हैं जहां पे ये लिक्विफाइड गैस का फिर से रीगैसिफिकेशन किया जाता है और फिर पाइपलाइन के जरिए उसका यूज किया जाता है। तो ऐसे टर्मिनल्स जो गैसिफिकेशन, रीगैसिफिकेशन करते हैं उसे एलएनजी टर्मिनल्स कहते हैं। इंडिया में 5 एग्जिस्टिंग एलएनजी टर्मिनल्स हैं। फर्स्ट जो इंडिया का सबसे पहला एलएनजी टर्मिनल बना वो दहेज भरूच के पास गुजरात में जो पेट्रोनेट ने बनाया था। उसके बाद सेकंड एलएनजी टर्मिनल्स इंडिया में बना, वो भी गुजरात में शेल कंपनी ने हजीरा यानी सूरत के पास में बनाया था। इसके बाद तीसरा एलएनजी टर्मिनल पेट्रोनेट कंपनी में केरला में कोची में बनाया। यानी आप देख सकते हैं ये सारे एलएनजी टर्मिनल्स क्या काम करते हैं, जो भी इंपोर्ट करते हैं गैस वो लिक्विफाइड फॉर्म में होता है, उसे गैसिफाइड करता है फिर से और फिर उसे यूजेबल बनाता है। फोर्थ एलएनजी टर्मिनल जो गेल और एनटीपीसी ने कंबाइन वे में बनाया, डबोल यानी महाराष्ट्र के पास में एक जगह है डबोल, महाराष्ट्र में एक जगह डबोल, वहां पे बनाया जिसका नाम है रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड। ये हमारा 4th एलएनजी टर्मिनल है।
मैंने बताया कि फिफ्थ 5 टर्मिनल है, फिफ्थ की मैं बाद में बात करूंगी। लेकिन ये जो सारे मैंने 4 टर्मिनल्स की बात की, उसमें से डबोल या महाराष्ट्र और केरला में जो कोची का टर्मिनल है वो अपनी फुल कैपेसिटी में काम नहीं कर पा रहे हैं, राइट? क्योंकि एलएनजी टर्मिनल्स में वो रिगैसिफिकेशन तो करते देते, लेकिन कंज्यूमर तक पहुंचे, इंडस्ट्री के पहुंचने के लिए जो पाइपलाइन का नेटवर्क होना चाहिए वो इनके पास अभी भी नहीं है। यानी आज अगर हम करंट स्टेज में बोले तो इंडिया के सबसे ऑपरेशनल है, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव एलएनजी टर्मिनल है तो वो है 2 गुजरात के, हजीरा एंड दहेज एलएनजी टर्मिनल्स। फिफ्थ एलएनजी टर्मिनल बन रहा है, इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन इन काकीनाडा इन आंध्र प्रदेश। यहाँ पे एक नहीं 2 एलएनजी टर्मिनल्स बनाने के प्लान है। एक एलएनजी टर्मिनल बना रहा है कंसोर्टियम ऑफ शेल कंपनी, रिलायंस एंड केएसपीएल यानी काकीनाडा सी पोर्ट लिमिटेड। ये तीनों मिलकर वहां पे एक एलएनजी टर्मिनल बना रहे हैं। उसके साथ दूसरा एक एलएनजी टर्मिनल बना रहे हैं आंध्र प्रदेश गैस डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो एक जॉइंट वेंचर है गेल गैस एंड आंध्र प्रदेश गैस इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन एंड काकीनाडा सी पोर्ट लिमिटेड। ये मिलके दूसरा एलएनजी टर्मिनल वहां पे बना रहे हैं। उसके साथ में एक तीसरा एलएनजी टर्मिनल भी आंध्र प्रदेश में बनने जा रहा है, जो इंडिया में पहली बार बन रहा है। इसे कहते हैं फ्लोटिंग गैस टर्मिनल, फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन टर्मिनल। यानी समुद्र के अंदर ही ऐसा फ्लोटिंग करता हुआ रीगैसिफिकेशन या एलएनजी टर्मिनल काकीनाडा में बनने वाला है, जो शेल, आंध्र प्रदेश गैस डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन और जीडीएफ सुएज कंपनी एक साथ जो है कंसोर्टियम बना के बनाने वाली है। दिस इज एवरीथिंग इज अंडर प्रोसेस। उसके अलावा भी कई नए टर्मिनल, एलएनजी टर्मिनल बनाने के प्लानिंग इंडिया में चल रहा है। एक है पेट्रोनेट जीएसपीसी, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। ये भी मुंद्रा में, गुजरात में कच्छ रीजन में एक एलएनजी टर्मिनल बनाना चाहती है, जो जहां से ऑस्ट्रेलिया और इजिप्ट से गैस इंपोर्ट किया जाएगा। उसके बाद गुजरात के पीपावाव पोर्ट में भी एलएनजी टर्मिनल बनने के प्लानिंग है। उसके बाद ऑयल कंपनी तमिलनाडु के एन्नोर रीजन में एलएनजी टर्मिनल बनाना चाहती है। ओएनजीसी और बीपीसीएल मिलके कर्नाटका के मैंगलोर में एलएनजी टर्मिनल बनाना चाहते हैं। गेल कंपनी ओडिशा में पारादीप में एलएनजी टर्मिनल बनाना चाहती थी, लेकिन जैसे वो काकीनाडा के इस फ्लोटिंग स्टोरेज एंड गैसिफिकेशन प्लांट के साथ उस प्लांट में जुड़ गए, उसके बाद उसने पारादीप वाला प्लांट जो वो ड्रॉप कर दिया। उसके बाद पेट्रोनेट कंपनी आंध्र प्रदेश में गंगावरम रीजन में भी एक एलएनजी टर्मिनल बनाना चाहती है। दिस आर ऑल प्रपोज्ड एलएनजी टर्मिनल्स। न्यूज में आप उन्हें ट्रैक करते रहिएगा ताकि कौन से एलएनजी टर्मिनल एग्जिस्ट यानी ऑपरेशन हो गए, बन गए या कौन से बनने वाले हैं, इस पर आपको ध्यान रखें। उसके बाद एक अनकन्वेंशनल गैस के बारे में बताना चाहती हूँ। जो नेचुरल गैस है वो हमारे कन्वेंशनल गैस है, जो कंपैरेटिवली शैलो सेडिमेंट्री बेसिन में पाया जाता है। ऐसे गैस जो बहुत ही डीप डेप्थ में पाए जाते हैं उसे अनकन्वेंशनल गैस कहते हैं, राइट? ऐसे गैस का एक टाइप है बेसिन सेंटर्ड गैस, उसे टाइट गैस या टाइट सैंड गैस भी कहते हैं, राइट? ऐसे सेडिमेंट्री बेसिन में पाया जाता है जहां पे एक्सट्रैक्शन बहुत ही डिफिकल्ट है। जनरली नेचुरल गैस में क्या होता है कि उसमें उसका जो भी बेसिन होता है उसके नेचुरल फ्रैक्चर्स होते हैं, नेचुरल उसके क्रैक्स होती है, ताकि उसकी वजह से पूरा गैस जो है अपने आप ऊपर आ जाता है, एक फिल्म में जमा होता है। यानी कि हम जैसे उसे पाइपलाइन डालेंगे हमें बहुत ही इजीली नेचुरल गैस मिल जाएगा। लेकिन ये बेसिन सेंटर्ड गैस ऐसे होते हैं जिनमें कोई नेचुरल फ्रैक्चर या क्रैक्स नहीं होती, और इसीलिए हमें वहां पे आर्टिफिशियली क्रैक्स डेवलप करनी पड़ती है ताकि उसमें से हम गैस को निकाल पाए। इस आर्टिफिशियल क्रैकिंग की टेक्नोलॉजी को फ्रैक्चरिंग कहते हैं या फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। इस टेक्निक में ये होता है कि एक पाइप हम एंटर करते हैं, उसके बाद हॉरिजॉन्टल वे में उसे पास किया जाता है। वहां पे उस पाइप के अंदर कुछ कंटेंट डाला जाता है, जैसे पानी डाला जाता है, सैंड डाली जाती है और कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे वहां पे डिगिंग स्टार्ट होगी, राइट, फ्रैक्चरिंग होगा, उसके बाद पानी और सैंड जो भी उसकी फ्रैक्चर हुई होगी उसको पकड़ के उसको खुला रखेगी। यानी सैंड जो है वहां पे उसकी फ्रैक्चर में वहां पे जम जाएगा, उसके फ्रैक्चर हमेशा खुली रहेगी, राइट, और फिर वहां पे इजीली गैस का एक्सट्रैक्शन हो पाएगा। इस टाइप के गैस को बेसिन सेंटर्ड गैस कहते हैं, राइट। बहुत ही अर्थ के डीप रीजन में पाया जाता है ये गैस, राइट। यूएसए में उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। आज उसका जो भी गैस प्रोडक्शन है उसमें से 15% यूएसए का बेसिन सेंटर्ड गैस है। इंडिया में भी उसके रिसोर्स मिलने के पोटेंशियल है। अभी भी हमारे यहाँ ट्रायल चल रहा है सिंस 2010। पाइपलाइंस के बारे में आपको मैं बताना चाहती हूँ। मैंने पहले बताया कि गैस के ट्रांसपोर्टेशन के यूजेज के लिए पाइपलाइन का होना, उसके नेटवर्क का होना बहुत ही जरूरी है।
लेकिन उसके दो अगर मैं रीजन में डिवाइड करूं, डोमेस्टिक पाइपलाइंस और कुछ क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइंस, राइट। तो डोमेस्टिक पाइपलाइन में कुछ नया डेवलपमेंट हुआ नहीं है और ज्यादा वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग वो सेल्फ स्टडी में कर ले। टीआर खुल्लर में चैप्टर है एनर्जी चैप्टर, उसमें पाइपलाइन, डोमेस्टिक पाइपलाइन के पूरा पोर्शन है। इंडिया में मैप दिया गया और अलग अलग जो हमारी पाइपलाइंस एग्जिस्ट करती है उसके बारे में है, राइट। वो आप स्टडी कर लीजिए। मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है आपको कराना वो है क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइंस, यानी इंडिया दूसरी कंट्री के साथ, इंडिया ने जो पाइपलाइंस के एग्रीमेंट किए हैं या फिर वो प्लानिंग कर रही है दूसरी कंट्री के साथ पाइपलाइन यानी नेचुरल गैस पाइपलाइन लाने की, उसकी मैं बात करना चाहती हूँ, राइट। ये थोड़ा आईआर से रिलेटेड भी टॉपिक है, आईआर का एंगल भी इसमें आता है, तो मे बी ये पोर्शन जीएस टू आईआर में भी आ सकता है। एक पाइपलाइन तापी पाइपलाइन, तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन। सेकंड आईपीआई, ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन। एंड थर्ड रशिया इंडिया पाइपलाइन। सबसे पहले चलते हैं तापी पाइपलाइन। तापी पाइपलाइन जो है वो तुर्कमेनिस्तान के ऑयल फील्ड से आएगी, राइट। इसका सप्लाई, टोटल सप्लाई उस पाइपलाइन 90 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक पर डे होगा, क्यूबिक मीटर पर डे होगा। 30 इयर्स में इसका मतलब जो भी उसका कंस्ट्रक्शन है ये सब कुछ 30 ईयर के पीरियड में बन जाने की आशा है, राइट। सॉरी, ये लीज यानी जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है वो 30 इयर्स के लिए। ऑपरेशनल 2018 से उसका स्टार्ट हो जाएगा और ये पूरे 19 मिलियन जो भी हमें सप्लाई मिलेगा उसमें से 38 इंडिया को जाएगा, पाकिस्तान को 38 और अफगानिस्तान को 14 दिया जाएगा। उसका रूट कैसे होगा? तुर्कमेनिस्तान से उसकी जो ऑयल फील्ड है गालिकिंच ऑयल फील्ड से अफगानिस्तान के हेरात और फिर अफगानिस्तान से कंधार से होते हुए पाकिस्तान के क्वेटा और मुल्तान से होते हुए इंडिया के पंजाब में फजील का रीजन है वहां पे पाइपलाइन एंटर करेगी। लेकिन तापी पाइपलाइन बनने के लिए काफी सारे चैलेंजेस हैं। फर्स्ट तो ये चैलेंजेस है कि ये पाइपलाइन वर्ल्ड के कुछ ज्यादा, सबसे ज्यादा पॉलिटिकली टर्मोइल रीजन से पास होती है, वो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जहाँ पे टेररिज्म और मिलिटेंसी की एक्टिविटीज बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, राइट। और इसीलिए इस पूरी पाइपलाइन का कंस्ट्रक्शन करने के लिए किसी इंटरनेशनल फर्म की जरूरत होती है, राइट। क्योंकि ये जो सारी 4 कंट्रीज है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, इन सब में से अगर किसी के पास एक्सपर्टाइज और कैपिटल में सबसे ज्यादा कोई ज्यादा मतलब पैसे वाला या एक्सपर्टाइज है तो वो सिर्फ इंडिया। और इंडिया की भी पब्लिक एजेंसी इतनी बड़ी क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन बनाने के लिए कैपिटल और नॉलेज नहीं रखती और इसीलिए हमें कोई इंटरनेशनल फर्म की जरूरत है जो इस पूरी पाइपलाइन को बनाने के लिए जो है पैसा और एक्सपर्टाइज दोनों लगा पाए। लेकिन ऐसे कोई भी फर्म सॉरी इस तापी पाइपलाइन को नहीं मिल रही। फ्रेंच एक कंपनी थी टोटल ऐसे, जिसे इंटरेस्ट दिखाया था कि चलो मैं तापी पाइपलाइन जो है वो कंस्ट्रक्ट करूंगा, लेकिन उसने एक कंडीशन रखी थी तुर्कमेनिस्तान के सामने कि तुर्कमेनिस्तान के जिस गैस फील्ड में से ये पूरी पाइपलाइन को गैस मिलने वाली है उस गैस फील्ड में उसको भी स्टेक मिले। लेकिन तुर्कमेनिस्तान ने इसकी ऑफर जो है या उसकी रिक्वेस्ट है उसको रिजेक्ट कर दी और बोला कि हमारे डोमेस्टिक लॉ में ऐसा नहीं है कि हम हमारे किसी भी गैस या ऑयल फील्ड के रिजर्व में से किसी भी फॉरेन कंट्री को हम शेयर दें। तो इसीलिए फ्रेंच टोटल ऐसे कंपनी ने फिर हमारे जो तापी पूरा प्रोजेक्ट है उसमें से उसे सेटबैक कर लिया या पीछे हट कर लिया और उसके बाद कोई भी इंटरनेशनल फर्म जो है इस तापी प्रोजेक्ट के लिए आगे नहीं आ रही, राइट। क्योंकि आप सोचिए ये तापी पाइपलाइन काफी रिस्की एरिया में है, अफगानिस्तान पाकिस्तान एरिया में से ये पाइपलाइन पास हो रही है, इसलिए ऐसी इंटरनेशनल फर्म को ऐसे एरिया में कंस्ट्रक्शन या इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ उनको इकोनॉमिकल ज्यादा चाहिए, राइट। कुछ ना कुछ उनको इस तरह के गैस फील्ड में, पेट्रोलियम रिजर्व में कुछ ज्यादा स्टेक मिले, कुछ ज्यादा उनको मिले, तभी वो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। और इसीलिए इस पूरी प्रोसेस में इंटरनेशनल ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कोई फर्म न मिलने की वजह से ये तापी प्रोजेक्ट जो है आज स्टैग्नेंट पोजीशन में या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत ही स्लो पोजीशन में ये आगे बढ़ रहा है। ये पूरा पाइपलाइन का रूट है। यहाँ पे आप तुर्कमेनिस्तान देख रहे हैं, तुर्कमेनिस्तान से यहाँ पे अफगानिस्तान, हेरात कंधार रीजन, क्वेटा मुल्तान रीजन से यहाँ पे पंजाब के फजील का रीजन में तापी पाइपलाइन एंटर होगी। उसके बाद जो दूसरी पाइपलाइन की मैं बात करना चाहती हूँ, आईपीआई, ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईरान के असालुई रीजन से निकल के पाकिस्तान से पास होती, पाकिस्तान के बलूचिस्तान रीजन से पास होती हुई है मुल्तान और न्यू दिल्ली पहुंचेगी। तो ये आईपीआई पाइपलाइन है, ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन। लेकिन इस पाइपलाइन के लिए भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं और उसमें सबसे बड़े चैलेंज है कि ईरान और यूएसए के साथ जो प्रॉब्लम, न्यूक्लियर का प्रॉब्लम चल रहा है, राइट। यूएसए ने ईरान पे काफी सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस अभी तक लगाए हुए हैं,
जिसको ना पता हो उसके लिए सिर्फ थोड़ा बैकग्राउंड बता देती हूँ कि क्यों यूएसए ने ईरान पर इकोनॉमिक इस तरह के संक्शन लगाए हुए हैं। ईरान आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट की ऐसी कंट्री है, राइट, जिसके पास ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा पेट्रोलियम रिजर्व है, राइट, उसको किसी और एनर्जी रिसोर्स की जरूरत नहीं है। फिर भी ईरान जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर्स बना रहा है, और कुछ डिकार्ड की अगर उसकी रिपोर्ट देखें तो यूरेनियम का इंपोर्ट भी उसका बढ़ गया है, राइट। भले ही वो आईएई का मेंबर है, राइट, उसे एनपीटी साइन की हुए, उसे ये हक है न्यूक्लियर एनर्जी से सिविल न्यूक्लियर एनर्जी पैदा करना, लेकिन उसके पास ऑलरेडी इतना पेट्रोलियम रिजर्व है कि उसको सिविल न्यूक्लियर एनर्जी से एनर्जी प्रोड्यूस करने की क्या जरूरत है। तो मिडिल ईस्ट में जो 3 मेन हेगमॉन्स है, सऊदी अरेबिया, इजराइल एंड ईरान, राइट। तो इजराइल, ये तीनों जो कंट्रीज है एक दूसरे से कोल्ड वॉर है, एक दूसरे से दुश्मनावट रखती है, राइट। सऊदी अरेबिया और ईरान में जो प्रॉब्लम है इसलिए है क्योंकि सऊदी अरेबिया सुन्नी डोमिनेट कंट्री, ईरान इज अ शिया डोमिनेट कंट्री, राइट, और इजराइल इज ज्यूज। सो इन तीनों के बीच में हमेशा जो है टकराव या फ्रिक्शन रहता है। ईरान ने इतनी तेजी से जो न्यूक्लियर एनर्जी से ये यूरेनियम इंपोर्ट करने का रिएक्टर का जो उसे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, उसका यूजेज स्टार्ट किया, इससे इजराइल और सऊदी अरेबिया अलार्म हो गए। उनको लगा कि शायद ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन के कंस्ट्रक्शन है उसके बनाने में लगा हुआ है, और इसीलिए उन्होंने यूएसए को बोला कि आप प्लीज कुछ कीजिए, एंड यूएसए ने ईरान को बोला कि आपकी सारी जो भी फैसिलिटी है न्यूक्लियर की फैसिलिटी वो आईएईओ के हमें इंस्पेक्ट करने दो, और जो भी आपके यूरेनियम के जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, एनरिचमेंट हो रहा है, उसे अभी से अभी बंद कर दो, राइट। लेकिन ईरान ने बोला कि नहीं, मैं आईएई का मेंबर हूं, मैंने सारी ट्रीटी साइन किए, मुझे हक है सिविल न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का, और उसने यूएसए की डिमांड्स को मानने से इनकार कर दिया, और इसीलिए यूएसए ने, राइट, ईरान पे इकोनॉमिक सैंक्शंस ला दी थी। अब रिसेंटली आपने अगर न्यूज़पेपर में पढ़ा हो तो एक ब्रेक थ्रू इन दोनों के बीच में एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट बन चुका है, राइट। तो ये जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हुए हैं ईरान पे, ये सबसे बड़ा एक बॉटल नेक है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है आईपीआई पाइपलाइन के लिए, कि जब तक ये इकोनॉमिक सैंक्शन नहीं हटेगा तब तक और सारी कंट्री जो है वो ईरान के साथ कोऑपरेशन नहीं कर पाएगी, राइट। सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल को इंडिया को पड़ा, राइट। इंडिया अगर ईरान के साथ इस तरह की पाइपलाइन करती है तो यूएसए और सारी जो कंट्री जिसने सैंक्शन लगाए उनके सामने हमें जो है वो प्रोटेस्ट सहन करना पड़ा। इंडिया इसीलिए इस पूरे प्रोसेस से जो है पीछे हट गया, लेकिन पाकिस्तान और ईरान ने 2009 में एग्रीमेंट किया कि हम दोनों एटलीस्ट मिलकर पाइपलाइन बनाएंगे। ईरान ने तो अपनी साइड की पाइपलाइन बना भी ली, लेकिन पाकिस्तान के पास पैसा नहीं था, वो कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाए अपनी पाइपलाइन। तो ईरान ने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं कुछ मदद कर देता हूँ, तो उसने लोन भी दी, ओके लोन ले लो, फिर भी अपनी पाइप को जो है कंस्ट्रक्ट कर दो, क्योंकि ईरान ऑलरेडी उसमें इन्वेस्ट कर चुका है। लेकिन फिर 2013 में ईरान ने भी जो भी उसको 500 बिलियन की जो भी लोन दी थी वो उसको वापस ले लेनी पड़ी, क्योंकि उसको भी ऊपर यूएसए से जो इकोनॉमिक जो सैंक्शन लगे थे तो उसकी इकोनॉमी ऑलरेडी प्रॉब्लम फेस कर रही थी, राइट। तो फिर उस तरह से वो पाकिस्तान को लोन नहीं दे पाए। इसीलिए अब ये हाल हुआ है कि अगर ईरान ने जो भी डेडलाइन दी है उस टाइम तक अगर पाकिस्तान ने अपनी पाइपलाइन अपने एरिया में कंस्ट्रक्ट नहीं की तो उसको पेनल्टी लगेगी, पर डे पाकिस्तान को $3 मिलियन ईरान को देने पड़ेंगे। गुड थिंग। इस पूरे इश्यू में यूएसए तो प्रॉब्लम है क्योंकि इकोनॉमिक सैंक्शन है, उसके बावजूद ये सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। उसके अलावा सऊदी अरेबिया को भी प्रॉब्लम, राइट। सऊदी अरेबिया जैसे मैंने बताया सुन्नी डोमिनेट कंट्री, ईरान से जो है दुश्मनाहट रखता है, लेकिन पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बहुत अच्छे रिलेशन है, वेरी क्लोज रिलेशनशिप, इतने हद तक कि पाकिस्तान में मुशर्रफ के रिजाइम के दौरान जो नवाज शरीफ को एक्साइल किया गया तो नवाज शरीफ को भी सहारा सऊदी अरेबिया के किंग ने दिया था, राइट। तो नवाज शरीफ भी सऊदी अरेबिया के रहमो करम पर अपने इतने टाइम एक्साइल का सऊदी अरेबिया में रहे थे। इसके अलावा सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के डिफेंस में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करती है। सऊदी अरेबिया खुद न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो नहीं बनाती, लेकिन पाकिस्तान को उसने ऑलरेडी फाइनेंस करके रखा है, पैसा देके रखा है, ताकि जब भी सऊदी अरेबिया को न्यूक्लियर वेपन्स की जरूरत हो पाकिस्तान को वो देना पड़ेगा, राइट। आज जो यमन के क्राइसिस आप जो न्यूज में पढ़ रहे होंगे, यमन के क्राइसिस में भी ऐसा है कि यमन में जो सुन्नी गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट में शिया रिबेलियंस आ गए, राइट। उस गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया, और यमन जो है सऊदी अरेबिया का बॉर्डर कंट्री है, राइट। तो वो सऊदी अरेबिया सुन्नी डोमिनेट कंट्री बर्दाश्त नहीं कर सकता कि सुन्नी गवर्नमेंट को टॉपल करके शिया रिबेलियन जो है इस तरह से पूरे देश को कैप्चर कर रहे हैं। इसलिए सऊदी अरेबिया ने यमन पे एयर स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया, और उसने और सारी कंट्रीज को भी इन्वाइट किया, जैसे जॉर्डन है, इजिप्ट है, और उसने पाकिस्तान को भी बोला है कि यू ऑल्सो हैव टू कम। और उसकी
मिलिट्री को भी यमन के एयर स्ट्राइक में जो है हिस्सा लेना पड़ेगा। पाकिस्तान मना नहीं कर सकता, राइट, क्योंकि उसकी इकोनॉमी या उसके डिफेंस की जो भी इन्वेस्टमेंट वो साइबेरिया, सऊदी अरेबिया और अमेरिका से आता है, यूएसए से आता है, राइट। इसीलिए पाकिस्तान भी ये यमन के अगेंस्ट में एयर स्ट्राइक उसमें शामिल हो गया है। इस पूरी चीज से आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से किसी कंट्री की सोवेरिनिटी लूज हो सकती है अगर उसकी अपनी इंडिपेंडेंट इकोनॉमी जो है वो स्टेबल नहीं है, राइट। आज पाकिस्तान की इकोनॉमी यूएसए की फाइनेंशियल एड और इस तरह की मिडिल ईस्ट की कंट्री, सऊदी अरेबियन कंट्रीज के फाइनेंशियल एड पे डिपेंडेंट है और इसकी वजह से वो कंट्रीज जिस तरीके के डिक्टेट करते हैं पाकिस्तान को वैसा करना पड़ता है। जब भी सऊदी अरेबिया कहेगा पाकिस्तान को कि मुझे इतनी जगहों में आपकी मिलिट्री की जरूरत है, पाकिस्तान कैन नेवर डिनाई दैट। तो ये होता है जब अगर किसी कंट्री अपनी इकोनॉमी में इंडिपेंडेंट नहीं होती, राइट। तो ये पूरी प्रोसेस जो है इसकी वजह से आईपीआई जो है वो स्टेगनेंट हो चुकी है। इंडिया और ईरान के रिलेशन बहुत ही अच्छे हैं। ईरान, सऊदी अरेबिया, इंडिया के रिलेशन वैसे तो सऊदी अरेबिया, इजराइल, ईरान, इन तीनों के साथ बहुत ही एक्सेलेंट है। इंडिया ने इसीलिए एक और रास्ता अपनाया, ऐसा रास्ता जिससे हम पाइपलाइन से ईरान से गैस तो ले पाए लेकिन पाकिस्तान पूरा बाईपास हो जाएगा। वो है हमारा अंडरग्राउंड या अंडर वाटर पाइपलाइन, अंडर सी पाइपलाइन फ्रॉम ईरान, और वो पास होगी ओमन से, राइट। इसके अलावा पहले ये बता दूं कि इंडिया को ये पूरी आईपीआई पाइपलाइन से क्या और प्रॉब्लम है। सऊदी अरेबिया को प्रॉब्लम है, यूएसए को प्रॉब्लम है, इंडिया को और एक प्रॉब्लम है कि जो पूरी आईपीआई की पाइपलाइन मैंने बताई जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान एरिया से पास होती है, राइट। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आज भी मिलिटेंसी एक्टिव है। बलूचिस्तान के लोगों को ऐसा लगता है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। ज्यादातर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट आती है वो पंजाब के एरिया से आती है और उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ डेवलपमेंट में, इन्वेस्टमेंट में जो है डिस्क्रिमिनेट किया जाता है और इसीलिए वहां पे मिलिटेंसी एक्टिव है और वहां पे उसके इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान कंट्री की वहां पे डिमांड चल रही है। और पाकिस्तान को ये लगता है कि इंडिया इस मिलिटेंसी को, बलूचिस्तान में होने वाली मिलिटेंसी को जो है सपोर्ट करता है या एंकरेज करता है, जैसे इंडिया को और कोई काम ही नहीं। और इसकी वजह से इस बलूचिस्तान एरिया में पास होने की वजह से इंडिया को ये डर है कि इस पाइपलाइन का सप्लाई कभी भी कट ऑफ हो सकता है। ऑलरेडी मिलिटेंसी या टेररिस्ट एक्टिविटी से भी कोई भी टाइम यहाँ पे पूरे सप्लाई में जो है वो प्रॉब्लम आ सकता है। इसके अलावा इवन वहां की गवर्नमेंट में ये मानती है कि इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिलिटेंसी इन बलूचिस्तान, तो इसके लिए भी कभी भी उसकी गवर्नमेंट भी हमारा सप्लाई जो है वो बंद कर सकती है और इसीलिए इंडिया जो है इस पूरी आईपीआई पाइपलाइन से दूर रह रहा है। तो मैंने बताया डीप सी पाइपलाइन इंडिया ने इंट्रोड्यूस, ये प्लान किया है कि वो एक अंडर सी पाइपलाइन करेगा इंडिया टू इंडियन कोस्ट और वो ईरान से होकर ओमन कंट्री से पास होती हुई इंडिया के कोस्ट लाइन तक आएगी, राइट। उसके लिए टेक्निकल, इकोनॉमिकली जो भी रिसर्च करने थे वो सारे हो चुके हैं और ये पता चला कि इट्स क्वाइट पॉसिबल। उसका कंस्ट्रक्शन लेके तभी स्टार्ट होगा कि सारे जो भी सैंक्शन ईरान पे लगे वो फुल्ली जब निकल जाएंगे, राइट, तभी ईरान के पास भी इतना पैसा आ पाएगा कि वो अपनी तरक्की की पाइपलाइन जो है कंस्ट्रक्ट कर पाए, राइट। और इंडिया को भी फॉरेन अफेयर से रिलेटेड यानी हमारी डिप्लोमेसी में भी हमारी फ्रीडम होगी कि हम इसको कंस्ट्रक्शन कर पाए। तो जब ये सारा इश्यू ईरान और न्यूक्लियर से रिलेटेड सारे इश्यू जब खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम ये पाइपलाइन को जो है कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। जब ये पाइपलाइन बन जाएगी तो 31 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ गैस इंडिया को पर डे मिल जाएगा। उसके बाद है रशिया इंडिया पाइपलाइन, ये अभी भी बहुत ही प्राइमरी स्टेज में है। रिसेंटली जब हमारे प्राइम मिनिस्टर रशिया गए थे तब ये प्रपोजल हमने दिया था। उसमें 2 रूट्स तय किए गए, या फिर एक रूट ऐसा है कि सदर्न पार्ट ऑफ रशिया वहां से एक पाइपलाइन निकलेगी चाइना से होते हुए इंडिया के हिमालय रीजन से निकल के नॉर्थ इंडिया में वो पाइपलाइन एंटर करेगी। या फिर दूसरा रूट ये है कि ये पाइपलाइन रशिया से निकलकर तुर्कमेनिस्तान तक आ जाएगी और फिर जो तापी का रूट है यानी तापी की ऑलरेडी जो बनी हुई पाइपलाइन है उसको कनेक्ट कर लेगी। तो इस तरीके के 2 रूट्स अभी प्रपोज्ड रूट हैं, राइट। तो ये हमारी पाइपलाइंस के अभी तक के जो प्लान्स है हम गवर्नमेंट कर रही है वो है। ये पाइपलाइंस के हमें प्लान कर रही है या फिर हम जिस तरह के अलग अलग कंट्री के साथ रिलेशन बढ़ रहा है उन सभी के पीछे रीजन है हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, राइट। हमारी इकोनॉमी को अगर हमें बढ़ाना है, हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को अगर हमें फूड देना है, एम्प्लॉयमेंट देना है, तो हमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है, राइट। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाएगी और इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी एनर्जी की, राइट। और हमारे पास एनर्जी के रिसोर्स बहुत ही लिमिटेड है।
तो हमें सबसे ज्यादा सोचना पड़ता है हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में। इंडिया 2.4% ऑफ एनुअल वर्ल्ड एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, बट हमारा कंजप्शन है वर्ल्ड के 3.4%, राइट। इसलिए हमें एनर्जी के लिए इंपोर्ट करने के लिए डिपेंडेंट रहना पड़ता है, दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। हमारे फ्यूचर के कंसर्न भी हमारे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस तरह के अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, ऑटोमोबाइल का यूज बढ़ रहा है, राइट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है, उस हिसाब से हमारे एनर्जी का कंजप्शन बढ़ रहा है, राइट। और इसीलिए हमारी एनर्जी सिक्योरिटी हमें बहुत जरूरी है। डोमेस्टिक लेवल पर हमारे क्या क्या चैलेंजेस है? फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा जितना भी सेडिमेंट्री बेसिन है, यानी सेडिमेंट्री बेसिन यानी कि जहां पे पेट्रोलियम मिलने के चांसेस है, ऐसे सेडिमेंट्री बेसिन का फुल्ली अभी तक हमने एक्सप्लोरेशन भी नहीं किया है, राइट, ताकि हमें पता चले कि कहां पे मिलने के चांसेस है। तो सबसे पहले तो हमें फुल एक्सप्लोरेशन करने की जरूरत है। उसके बाद इंडिया में आज तक हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं है। स्ट्रेटेजिक रिजर्व यानी कि पहले से पेट्रोलियम में क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस का एक स्टोरेज बना के रखना चाहिए, ताकि किसी क्राइसिस सिचुएशन में हम उसे यूज कर पाए। तो ऐसा इंडिया के पास आज भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं है। उसके बाद हमारे यहाँ जो भी एनर्जी प्रोडक्शन होता है, राइट, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, इंडिया में जो भी हमारा ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लॉसेस में होता है। अराउंड 20-25% हमारा सिर्फ TNT लॉसेस है, राइट। वर्ल्ड का एवरेज अगर 2-3% होगा, राइट। तो हमारे एनर्जी का एक तो वैसे लिमिटेड एनर्जी, उसमें से भी जो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उसमें इस तरह की TNT लॉसेस में वेस्ट हो जाता है। उसके बाद रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी जितने हमारे पास है वो भी हम फुल्ली पोटेंशियल में हम यूज नहीं कर पाए। जो भी रिसोर्स है उसकी पोटेंशियल के सिर्फ 30% आज हम यूज कर पाए। उसका रीजन लैक ऑफ अवर इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ अवर फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, राइट, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसकी वजह से हम रिन्यूएबल एनर्जी को भी फुल्ली जो है टैप नहीं कर पाए। ग्लोबल चैलेंजेस क्या है? इंडिया इंपोर्ट के लिए दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट रहता है। अगर 70-85% हमारी डिमांड दूसरी कंट्रीज से आती है, और ज्यादातर ये डिमांड हमारी मिडिल ईस्ट की कंट्री पूरी करती है। और मिडिल ईस्ट की कंट्री आज हम जानते हैं दे आर द मोस्ट पॉलिटिकली फ्रगाइल रीजन। सीरिया हो, यमन, इराक, ईरान, ये सारे रीजन में कहीं ना कहीं आए दिनों में वहां पे पॉलिटिकल सिचुएशन या वहां पे टर्मोइल कंडीशन आ जाती है, राइट। और ऐसे कंट्रीज पे या ऐसे रिसोर्सेज पे अगर हम इंपोर्ट के लिए डिपेंडेंट रहेंगे तो हमारे यहाँ भी एनर्जी क्राइसिस आने की सिचुएशन बन सकती है। तो इसीलिए हमें डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है। कोई एक ही कंट्री एक ही रीजन पे डिपेंडेंट ना रहे, बहुत ही अलग अलग डाइवर्सिफाइड रिसोर्सेज या डाइवर्सिफाइड रीजन पे हम हमारे इंपोर्ट के लिए डिपेंडेंट बने। हमारी पब्लिक सेक्टर की जो भी रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज है या फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, उन्हें बाहर फॉरेन कंट्रीज में भी एक्विजिशन करना चाहिए, राइट। वहां पे भी ऑयल फील्ड को खरीदना चाहिए ताकि हमारे पास एक अश्योर्ड सप्लाई बना रहे। इसके लिए ONGC विदेश कंपनी बनाएगी, यानी ONGC का एक ऐसा पार्ट जो विदेश में या फॉरेन में इस तरीके के ऑयल फील्ड है, पेट्रोलियम के गैस फील्ड जो है वो एक्वायर करती है। आज तक ONGC विदेश ने सूडान, वियतनाम, वेनेजुएला, ब्राजील, रशिया, सीरिया, साउथ सुडान, कोलंबिया, इन सारी कंट्रीज में उसने ऑयल फील्ड एक्वायर किए हुए हैं। साउथ सुडान और सूडान हम जानते हैं कि वहां पे प्रॉब्लम्स चल रही है। साउथ सुडान पार्टीशन हुआ सूडान से, लेकिन सूडान का जो भी पेट्रोलियम रिजर्व है वो साउथ सुडान में, और साउथ सुडान में आज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है इंडिया में। इसीलिए साउथ सुडान से लेकर सूडान तक इंडिया ने पाइपलाइन बनाई है, और फिर सूडान से इंडिया ये पाइपलाइन जो है या पेट्रोलियम सप्लाई किया जाता है। लेकिन इस सारी कंट्रीज से आप ये ना समझिए कि सारी कंट्रीज से जो ऑयल होता है वो इंडिया ला जाता है, राइट। कई कंट्रीज जैसे वेनेजुएला है, ब्राजील है, वो बहुत ही दूर है। तो हम हमारी ONGC विदेश जाए ऐसी हमारी कंपनी क्या करते हैं कि वहां पे जो भी ऑयल का प्रोडक्शन होता है, गैस का प्रोडक्शन होता है, उसे हम बेच देते हैं। उससे जो पैसा होता है उससे हम ऑयल या उसका दूसरा गैस जो होता है वो हम खरीदते हैं, राइट। तो ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर ज्यादा आ रही है, राइट, आज के पोजीशन में, तो हम ये नहीं कर सकते। और ग्लोबल चैलेंजेस क्या फेस कर रहे हैं हम? एक तो जब से USA में शेल गैस की डिस्कवरी हुई है, उसके बाद से जो रिन्यूएबल एनर्जी पे रिसर्च हो रहा था वो अब धीमा हो गया, राइट। क्योंकि सारा रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्स USA में और ऐसी डेवलप कंट्री में हो रहा था, राइट। जैसे ही सेल का रिसोर्स उनको मिल गया, अब उनके पेट्रोलियम या रिन्यूएबल एनर्जी की ज्यादा जरूरत नहीं है, तो वो रिसर्च धीमे जो है वो स्लो डाउन हो गया। उसके बाद डेवलप कंट्रीज के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है, ऐसी टेक्नोलॉजीज जिसे मोर एफिशिएंटली हम हमारे जो भी नेचुरल रिसोर्स को यूज कर पाए। और डेवलपिंग कंट्रीज के साथ ऐसी ग्रीन टेक्नोलॉजी जो है वो शेयर नहीं करना चाहती। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि हमें हमारे जो भी नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड भी मिल रहा है उसे हम एफिशिएंटली यूज नहीं कर पाए, क्योंकि हमें वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी हमें वो शेयर नहीं किया जाता।
तो ये सारी हमारी एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड चैलेंजेस थे। 2030 में केलकर पैनल बनाएगी जो जिसने एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कुछ एडवाइजेस थे। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने केलकर ने ये कहा कि हमें हमारे जो डोमेस्टिक ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन है उसे बढ़ाना चाहिए। आप सारे हमारे सेडेंटिव बेसिन का एक्सप्लोरेशन कीजिए और जितना भी पोटेंशियल है उस सभी में से हम एक्सट्रैक्शन स्टार्ट करें। हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन इतना हो जाए कि 2013 के बाद हमें डिपेंडेंस ही हमारा खत्म हो जाए। लेकिन उसके लिए हमें अगर इतना बड़ा एक्सट्रैक्शन करना है, ऑयल का प्रोडक्शन करना है, तो प्राइवेट कंपनी को भी एनकरेज करना पड़ेगा कि वो भी एक्सट्रैक्शन फील्ड में आए। और वो तभी हो पाएगा कि जब हम हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को डीरेगुलेट कर दें, मार्केट बेस्ड प्राइसिंग होगा, तभी प्राइवेट कंपनीज एनकरेज होगी हमारे डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन में, राइट। उसके अलावा उन्होंने कहा कि ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट सेस जो गवर्नमेंट ने लगाया उस सेस का भी हमें यूज करना चाहिए और हमारे इस तरीके की एक्सप्लोरेशन में उसमें डालना चाहिए। अब मैं बताना चाहती हूँ स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व, यानी जो मैंने बताया कि क्राइसिस सिचुएशन में जो क्रूड ऑयल स्टोरेज किया जाता है हर एक कंट्री के पास, वो स्टोरेज इंडिया में नहीं है। 2004 में एनडीए गवर्नमेंट ने सोचा था कि हम एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाएंगे, राइट। 3 जगह पे हम बनाएंगे, मैंगलोर, पडूर इन ईस्टर्न कोस्ट एंड विशाखापट्टनम इन वेस्टर्न कोस्ट। ये 3 जगह पे हम हमारी स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाएंगे। उनका टोटल स्टोरेज होगा 5 मिलियन टन, जो हमारे 2 वीक के रिक्वायरमेंट के लिए काफी है। तो इस तरह का 5 मिलियन टन के हम 3 स्टोरेजेस बनाने के लिए हमने सोचा, राइट। उसके लिए उन्होंने स्पेशल पर्पस व्हीकल का भी क्रिएशन किया, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कंपनी। लेकिन ये सब प्रोसेस करने से पहले एनडीए गवर्नमेंट चलेगी और यूपीए गवर्नमेंट है, और यूपीए गवर्नमेंट में रिव्यू प्रोसेस चलती रही और सिर्फ वो पेपर पे रह गया, राइट। वो कभी और फिर पेट्रोलियम के दाम भी बढ़ गए, तो फिर उस तरह से डायरेक्शन में गवर्नमेंट सोचना बंद कर दिया। आज 2015 में क्योंकि पेट्रोलियम के ग्लोबल दाम बहुत ही कम हो गए, राइट, कंपेरेटिवली बहुत ही कम हो गए, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने फिर से इस प्रोजेक्ट को रिवाइव किया और गवर्नमेंट ने अब तय किया कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, राजस्थान के बीकानेर रीजन में, गुजरात के राजकोट में, कर्नाटक के पदूर रीजन में और ओडिशा के चांदीखोल रीजन में हम स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाएंगे और हमारा टोटल स्टोरेज होगा 12.5 मिलियन टन, जो हमारे 90 डेज के रिक्वायरमेंट के लिए काफी, राइट। तो आज गवर्नमेंट फिर से स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने की बात जो है फिर से रिसरफेस हुई है और हम इस तरह से स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने वाले हैं। उसमें कुछ इनोवेशन भी कर सकते हैं क्योंकि इतने बड़े स्टोरेज बनाने के लिए काफी सारा इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होगा। हम ईरान की तरह भी कर सकते हैं। ईरान ने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व को ऑयल टैंकरों में यानी फ्लोटिंग ऑयल टैंकरों में जमा करके रखा है, यानी फ्लोटिंग उसके रिजर्व है। उसने इस तरह से 20 to 25 मिलियन टन ऑफ उसका एक रिजर्व ऑयल टैंकरों में भर के रखा है, राइट, जो आज उसका जाना जाता है कि फ्लोटिंग स्टोरेज या लार्ज क्रूड कैरियर्स। तो हम ऐसा फ्लोटिंग स्टोरेज बना सकते हैं, राइट। हमें ये भी कर सकते हैं कि जो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज के साथ हमारा एग्रीमेंट है वहां पे ही उनके स्टोरेज में हम लीज आउट करें, यानी उनके स्टोरेज में हम हमारे लिए स्टोरेज रखें, उनको हम ईयरली बेसिस पे लीज के पैसे हम दे दें, यानी कि हमें खुद क्रिएट करने की जरूरत नहीं होगी स्टोरेज, जो भी कंट्री में वहीं पे हमें को लीज के पैसे दे देंगे। उसके अलावा इस बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट ये कर सकते हैं कोई स्पेशल सेस या कोई स्मॉल इंपोर्ट ड्यूटी अप्लाई करे, राइट, जिसकी वजह से जो भी पैसा मिलेगा उसे हमारी स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने के लिए काम लगा सकते हैं। हम अभी भी सोच रहे हैं 12.5 मिलियन टन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व। यूएसए का स्ट्रेटेजिक रिजर्व 727 मिलियन टन, इतना ही चाइना का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है 170 मिलियन टन। और अभी भी हम सोच रहे हैं, हमारे पास आज भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं है और हम सोच रहे हैं एटलीस्ट 12.5 मिलियन टन का तो हम स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाए। स्ट्रेटेजिक रिजर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई वॉर टाइम सिचुएशन है या कोई भी ऐसी क्राइसिस सिचुएशन है, राइट, ऐसी सिचुएशन में इस तरीके का स्ट्रेटेजिक ऑयल का रिजर्व होना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज पूरी इकोनॉमी क्रैश हो सकती है। प्रीलिम का क्वेश्चन 2013 का, नेचुरल गैस अकर इन गोंडवाना बेड्स, मिका अकर्स इन abundance in कोदरमा, धारवाड़ इज फेमस फॉर पेट्रोलियम। नो आइडिया। गोंडवाना बेड्स कोल के लिए जाना जाता है, गोंडवाना कोल हमारा, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। मिका की लार्जेस्ट माइन वर्ल्ड में, कोदरमा माइंस इन ओडिशा, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। धारवाड़ प्लेट्यू नोन फॉर इज मेटालिक नॉन मेटालिक मिनरल्स, नॉट फॉर पेट्रोलियम। पेट्रोलियम हमने जाना है कि सिर्फ मरीन ट्रांसग्रेशन रीजन में ही होता है, इसीलिए सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। आंसर इज बी। अब एनर्जी रिसोर्स में मैं थोरियम और यूरेनियम के बारे में बताना चाहूंगी।